हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लेके आए हैं। सुनिएगा जरा, कोट्स क्या है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से तकलीफ तो होती है, लेकिन यही ठोकरें उन्हें चलना सिखाती है। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस जर्नी में साथ देने के लिए, साथ चलने के लिए, और इसी प्रकार से चलता रहेगा ये हमारा जर्नी। आज का हमारा पढ़ाई स्टार्ट होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे। कल के क्लास तक हम लोग खत्म कर चुके थे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज खत्म कर चुके थे। ये कंप्लीट हो गया था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हम लोग पढ़ते थे द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा था कि 4 टॉपिक पढ़ना है। उस 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक समाप्त हो गया है, आज लास्ट टॉपिक बचा है। 4 टॉपिक कौन कौन था। पहला टॉपिक था व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ये खत्म कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक था नोमेनक्लेचर, ये भी पढ़ लिए हैं, नोमेनक्लेचर। और तीसरा था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये तीनों हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल एड। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, आज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, यही टॉपिक पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। एड्स का मतलब होता है हेल्प। एड्स का मतलब क्या होता है, हेल्प। टैक्सोनॉमिकल का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिकल एड क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसा प्रोसीजर या कोई भी ऐसा टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे, तो वो हेल्प क्या कहलाएगा, वो टेक्निक, वो प्रोसीजर और टेक्निक क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाएगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, प्रोसीजर, टेक्निक, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स एंड एनी प्रोसीजर। ये क्या है रे, रुको, इसका डिफिनीशन पूरे अच्छे से लिखते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स का पूरा डिफिनीशन लिखते हैं। क्या है, दीज आर वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड दीज आर वेरियस प्रोसीजर टेक्निक्स and stored information which helps in the identification and which help in the identification and classification of organisms। क्या है, वो बहुत सारे प्रोसीजर, जो टेक्निक्स और स्टोर इंफॉर्मेशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है, वो सारे टेक्निक्स, वो सारे प्रोसीजर, वो सारे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन क्या कहलाएंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाएंगे। समझ में आ गया है टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म पकड़ के लाए हैं हम, या कहीं पे हम गए हैं, वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म देखे हैं, या फिर कहीं पे कोई गए हैं तो वहाँ पे कोई प्लांट देखे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसा प्लांट है, कौन सा प्लांट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ विजिट करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में। टैक्सोनॉमिकल एड्स होता कौन कौन है, जहाँ हम लोग जा सकते हैं वो आगे देखना है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स होता कौन कौन सा है।
जहाँ यहाँ जाएंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में जाएंगे, यहाँ पे हमको बहुत सारा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा प्रोसीजर मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिलेगा, जिसके थ्रू हम उसको जो भी हम चीज़ लेके आए हैं उसको आसानी से पहचान पाएंगे। समझ में आ गया टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? एड्स का मतलब होता है हेल्प, टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर डालने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए हम लोग को जो भी प्रोसीजर, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो सब किसके अंदर आ जाएगा? टैक्सोनॉमिक एड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स दो तरह का हो सकते हैं, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हम कहीं पे गए हैं, कोई मरा हुआ चीज़ मिला हुआ है या हाँ मतलब मरा हुआ चीज़ ऑर्गेनिज्म ही होगा ना, मतलब मरा हुआ होना चाहिए। नॉन लिविंग कहने का मतलब मरा हुआ, कोई मरा हुआ जीव मिला है, अब उसके बारे में हमको पता ही नहीं चल रहा कि वो जीव मतलब किस कैटेगरी में है, किस तरह का जीव है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ विजिट करेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स में विजिट करेंगे और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर्ड होगा, जमा होगा, उसको पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि हमको कि वो जीव क्या है। समझ में आया? देखते हैं कौन कौन सा होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। नोट कर लीजिए, वो डिफिनीशन लिख लीजिए, कॉपी को सजाने के लिए डिफिनीशन लिखना जरूरी होता है, अच्छा रहेगा। ठीक है, लिख के देखो, दो तरह का होगा टैक्सोनॉमिकल एड जो है, टैक्सोनॉमिकल एड्स ये दो तरह का होगा, एक डेड ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर डेड ऑर्गेनिज्म, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स दो तरह का हो सकता है, एक डेड ऑर्गेनिज्म के लिए और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी दो टैक्सोनॉमिकल एड्स हम लोग को पढ़ना होता है, हर्बेरियम और म्यूजियम, हर्बेरियम और म्यूजियम। लिविंग के लिए दो पढ़ना होता है, बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। हम लोग के एनसीईआरटी में इतना के बारे में बताया है, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। इसके अलावे एनसीईआरटी और भी कुछ कुछ चीज़ों का नाम लिखा है, जैसे कि क्या होता है वो बताएंगे, की है, मैनुअल्स है, मैनुअल्स, फ्लोरा, और क्या है, की मैनुअल्स, फ्लोरा, और क्या था, की मैनुअल्स, फ्लोरा, फाउना, वैसे तो एनसीईआरटी फाउना का नाम लिखा नहीं है, कैटालॉग, इतना ये सब चीज़ और भी है। लेकिन जो जनरली एनसीईआरटी जो डिफाइन किया है, जिसके बारे में ज़्यादा बताया है, एक और था यहाँ पे, मोनोग्राफ। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा फोकस किया है इन्हीं तीनों पे, सॉरी इन्हीं चारों पे। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इन्हीं चारों पे फोकस किया है, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब समझ में आया है, वो वैसा सारा जगह, वैसा सारा टेक्निक, वो सारा प्रोसीजर जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी जीव को पहचान सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो जगह, वो टेक्निक, वो प्रोसीजर क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह के बारे में देख रहे हैं, वैसे मतलब कि एक होगा जो डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचानने के लिए हेल्प करता होगा, और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए हेल्प करता होगा। ठीक है, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, सुनिए, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग जानवर तो ऐसे, जानवर तो सारे जानवर देखे नहीं होते थे, लेकिन किताब में फिर भी बहुत सारा जानवर मिल जाता था। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते थे? जू जाते थे, चिड़ियाघर जाते थे, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारा जानवर दिखाया जाता था। तो वो जानवर जो है वो एक रेफरेंस के रूप में रखा गया है,
और उस जानवर के बारे में बहुत चीज़ बताया जाता था, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखा हुआ होता था, तब उस जानवर को हम लोग पहचान पाते थे। तो वही है ना कि हम लोग को कोई ऐसा जानवर मिला है जिसके बारे में हम लोग नहीं पहचान रहे हैं, तो उसके लिए कहाँ चले जाएंगे? जू चले जाएंगे। अगर जिंदा जानवर है तो उसके लिए जू चले जाएंगे, अगर मुर्दा जानवर है तो उसके लिए कहाँ चले जाएंगे? म्यूजियम चले जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी टेक्निक होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, उसी को टैक्सोनॉमी का लेट्स कहते हैं। फिर से हो गया एक बार। ठीक है, ये डेड में एक हर्बेरियम है और एक म्यूजियम है। ये हर्बेरियम जो होता है ये प्लांट्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए। यहाँ पे डेड प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं? डेड प्लांट्स होते हैं, और यहाँ पे डेड एनिमल्स रखे जाते हैं। डेड एनिमल्स और प्लांट्स को भी कभी कभी रखे जाते हैं, बोथ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेड एनिमल्स एंड सम टाइम प्लांट्स, नहीं तो रहने दो, दोनों ही यहाँ पे रखे जाते हैं म्यूजियम में। डेड एनिमल्स भी रखे जाते हैं और डेड प्लांट्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, ये हर्बेरियम जो होता है यहाँ पे क्या है? डेड प्लांट्स। यहाँ पे डेड प्लांट्स रखे जाते हैं। प्लांट्स को रखा कैसे जाता है? प्लांट्स को पहले तोड़ के लाया जाता है, प्लांट्स के पत्तियों को या प्लांट के किसी भी पार्ट को तोड़ के लाया जाता है और उसको एक शीट पे, एक पेपर ऑफ शीट पे उसको चिपका दिया जाता है। उसको सुखा के एक पेपर के शीट पे चिपका दिया जाता है। ठीक है, ये मान लो कि कोई प्लांट का हमने पार्ट लाया है और इस पार्ट को हमने इस पेपर के शीट पे चिपका दिया है। ठीक है, इस पेपर के शीट पे चिपका दिया। और जो हर्बेरियम में जो पेपर शीट मिलता है, या फिर हर्बेरियम इसी को बोलते हैं, पेपर शीट को ही हर्बेरियम बोलते हैं, हर्बेरियम शीट बोलते हैं। हर्बेरियम एक बुक की तरह होता है, किताब की तरह होता है, जिसमें बहुत सारा शीट होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर्बेरियम शीट। इस हर्बेरियम शीट पे क्या होता है? इस हर्बेरियम शीट पे जो हमने प्लांट का टुकड़ा लाया, प्लांट का कोई भी पार्ट लाया है, उसको यहाँ पे चिपका देंगे सुखा के, और यहाँ पे इसके बारे में लिख लेंगे। सबसे पहले तो जो जिसने लाया है, जिसने ढूंढा है इसको, उसका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे, नेम लिख दिया जाएगा, किसने ढूंढा है। उसके बाद इस प्लांट का क्या नाम है, इस प्लांट का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें प्लांट का नाम रहता है, जिसने ढूंढा है उसका नाम रहता है, और क्या होता है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये सब भी लिखा हुआ होता है। किस एरिया में ये प्लांट मिला है, ये सब भी होता है लिखा हुआ। ठीक है, कब ये प्लांट मिला था, ये भी लिखा हुआ होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स इस शीट पे लिखा जाता है। जिस भी प्लांट का ये पार्ट है, वो पार्ट, उस प्लांट का नाम लिखा जाता है, वो तो बताएं ही। और इस शीट पे क्या क्या लिखा हुआ होता है, ये समझ में आ गया। नेम लिखा हुआ होता है, प्लांट्स का नाम लिखा हुआ होता है, कहाँ से ढूंढा गया है, लोकेशन लिखा हुआ होता है, इस प्लांट का फैमिली लिखा हुआ होता है, प्लांट का ऑर्डर लिखा हुआ होता है, पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का हर एक पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, फुल डिटेल। फुल डिटेल्स गिवन इन दिस हर्बेरियम शीट अबाउट द प्लांट्स। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है? डेड एनिमल्स को रखा जाता है। डेड एनिमल्स का जो स्पेसिमेन होता है ना, डेड एनिमल का क्या बचता है? स्पेसिमेन बचता है। स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन क्या होता है? डेड एनिमल्स का वो पार्ट जो बच जाता है उसके मरने के बाद, जैसे उसका जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन होता है, वही उसका क्या है? वही उसका स्पेसिमेन है। ठीक है, तो इसका डेड एनिमल का स्पेसिमेन रखा जाता है यहाँ पे। ये स्पेसिमेन जो है ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स सॉल्यूशन। ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एक तरह का केमिकल होता है जिसके अंदर ये स्पेसिमेन को रखा जाता है। जो स्पेसिमेन मतलब कि जो सड़ने गलने वाला है, जो स्पेसिमेन सड़ने गलने वाला है, उसको प्रिजर्वेटिव्स के अंदर रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। ये क्या है? एक तरह का केमिकल है। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एक तरह का केमिकल है जो उस स्पेसिमेन को सड़ने गलने नहीं देता है। और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बिग एनिमल्स, इनको क्या किया जाता है? इनको स्टफ करके रखा जाता है। इनको स्टफ करके रखा जाता है। स्टफ का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े एनिमल्स का कंकाल मिलते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स का जो कंकाल होता है ना, उसमें भूसा भर दिया जाता है। उसके अंदर क्या भर दिया जाता है? भूसा भर दिया जाता है, और उसको चमड़े के जैसा, मतलब कि लेदर का ऊपर से एक कोट पहना दिया जाता है, उसी के जैसा वो एनिमल्स होता है ना, जैसा उसका कंकाल होता है, उसी के तरह। जैसे कोई आदमी का कंकाल रखना है
तो आदमी का जैसा स्किन होता है, आदमी का जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर का उसका कंकाल तो होगा ही। उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसके कंकाल में भूसा भर दिया जाएगा या कपड़ा लपेट दिया जाएगा और उसके ऊपर उसके ऊपर लपेट दिया जाएगा उसका, मतलब स्किन के टाइप का ही कुछ लेदर लपेट दिया जाता है ताकि वो ओरिजिनल दिखता है, ठीक है ना, उसी के जैसा दिखता है। तो उसको बोलते हैं कि स्टफ करके रखा जाता है, ठीक है। और क्या क्या है अच्छा, ये जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है ना, ये जनरली फॉर्मेलिन होता है। कौन सा केमिकल होता है? फॉर्मेलिन केमिकल होता है, याद रखना है कौन सा केमिकल होता है, फॉर्मेलिन, ठीक है। और यहाँ पे इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैसे रखा जाता है? इंसेक्ट्स के लिए छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको पहले मार दिया जाता है, पहले तो पकड़ के लाया जाता है उसको, उसके बाद फिर मार दिया जाता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको रेफरेंस के लिए रखा जाता है, उनको पहले मारा जाता है, फिर उसको बॉक्स में, इनका एक बॉक्स होता है डब्बा इस तरह का जो कि पैक होता है, ये बॉक्स पैक होता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स को पिनअप कर दिया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स को पिनअप कर दिया जाता है इस बॉक्स के अंदर, समझ में आया? इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको किल करके मार के उसको पिनअप कर दिया जाता है, ठीक है, पिनिंग कर दिया जाता है। लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड कर दिया जाता है, स्टफेड कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? स्पेसिमेन हो गया, स्पेसिमेन ये कहाँ, स्पेसिमेन जो होते हैं ये कहाँ रहेंगे? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। स्पेसिमेन जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रहेंगे। जो बिग एनिमल्स होंगे उनको स्टफ कर दिया जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट जो होंगे उनको मार के एक बॉक्स के अंदर पिनिंग करके रखा जाएगा, ठीक है, पिनअप करके रखा जाएगा। और यहाँ पे ये जो म्यूजियम होता है ना, यहाँ पे स्केलेटन्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्केलेटन्स। बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन एज इट इज मिलते हैं, एज इट इज, ठीक है, एज इट इज मिलते हैं। जैसे स्केलेटन होते हैं उससे को वैसे ही रहता है। बहुत सारा स्केलेटन को स्टफ कर दिया जाता है, या फिर जो मर गया है ना उसका खाल। स्टफ का मतलब क्या होता है पता है? कि मान लो कि हम मर गए हैं तो क्या कर हम नहीं मर गए भाई, हम जिंदा हैं। कोई जानवर मर गया है, कोई जानवर मर गया है, उसको हम लोग को एज इट इज जैसा जानवर है वैसे ही रखना हमको। क्या किया जाता है, उसका जो चमड़ा है मरने के बाद तो खत्म हो गया, तो उसको ऊपर से चमड़ा काट के अंदर का जो सारा मांस वाला पार्ट है ना, मसल वाला जो एरिया पार्ट है, या फिर जितने भी विसरल पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसको निकाल लिया जाता है और उसके चमड़े के अंदर भूसा भर दिया जाता है। उसके चमड़े के अंदर भूसा भर दिया जाता है और उसके बाद फिर चमड़े को सील दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं स्टफेड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टफेड करना। और स्केलेटन अलग होता है, स्केलेटन अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बोटैनिकल गार्डन पे। बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन जैसे जूलॉजिकल पार्क होता है, वहाँ पे जानवर मिलते हैं, यहाँ पे क्या मिलते हैं? एनिमल्स मिलते हैं। जूलॉजिकल पार्क किसको देखने जाते हैं? चिड़ियाघर किसको देखने जाते हैं? जानवर को देखने जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो बोटैनिकल गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं और सभी प्लांट्स के ऊपर नाम लिखा जाता है। बोटैनिकल गार्डन के अंदर ये मतलब कुछ नहीं है, गार्डन की तरह ही है, जंगल की तरह ही है, लेकिन ये गार्डन, ये जो जंगल है, ये जंगल कवरिंग होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। और इस जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं ना, उसके ऊपर नाम लिखा होता है कि कौन कौन सा पेड़ है, और बहुत सारे प्रकार का पेड़ इसमें लाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रकार का पेड़ लाया जाता है। बोटैनिकल गार्डन सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? थियोफ्रास्टस। सबसे पहला जो रियल बोटैनिकल गार्डन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? रियल बोटैनिकल गार्डन वो थियोफ्रास्टस के द्वारा बनाया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। वैसे भी थियोफ्रास्टस को ही हम लोग फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस ही है ना, तो उन्होंने ही सबसे पहला बोटैनिकल गार्डन बनाया था, रियल बोटैनिकल गार्डन। सबसे पहला रियल बोटैनिकल गार्डन थियोफ्रास्टस ने बनाया था, ठीक है। और क्या है इसमें, कुछ कुछ बोटैनिकल गार्डन का नाम जानना है, कुछ कुछ बोटैनिकल गार्डन का नाम जानना है। एक जो सबसे फेमस है, मोस्ट फेमस, एनसीईआरटी दिया है इसका नाम, मोस्ट फेमस बोटैनिकल गार्डन। सबसे ज़्यादा फेमस बोटैनिकल गार्डन कौन है? द रॉयल बोटैनिकल गार्डन। द रॉयल बोटैनिकल गार्डन, ये क्यू में है। कहाँ? क्यू, जो कि लंदन में है।
लंदन का एक शहर है क्यू, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस मतलब मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन है कहाँ, क्यू में। गार्डन का नाम क्या है, द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, द रॉयल बोटेनिकल गार्डन। हमारे इंडिया में भी बहुत सारा बोटेनिकल गार्डन है, जिसमें से सबसे बड़ा बिगेस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में, हावड़ा का है, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और भी है, एक और भी नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, दो नाम दिया है इंडिया के बारे में, एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, और एक और कौन है, एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल, दिख रहा है नीचे ना, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख ले यहाँ पे, यहाँ पे लिख ले। एक इंडिया का और है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सब नाम दिया गया है बोटेनिकल गार्डन का, जो सबसे उसमें से सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि क्यू में है, लंदन में। दूसरा हमारे इंडिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में, ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में। अच्छा, जब नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पे दो चीज़ छूटा था, क्या क्या छूटा था ये बताते हैं। चलो ये पहले समझ लो, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। एक बोटेनिकल गार्डन का और नाम दिया गया है जो कि लखनऊ में है, ये कहाँ है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा था, याद रहेगा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। अब क्या छूटा था, ऐसे एक और बच गया जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में कुछ नहीं दिया है, एनसीईआरटी कुछ नहीं बताया है जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ यही जानना है कि वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। और क्या जानना है कि बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क जो होता है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन यहाँ पे किया जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन टाइप होता है ये, ठीक है। दोनों का एक्स सीटू कंजर्वेशन टाइप होता है। अब बोलोगे सर ये एक नया वर्ड आ गया, एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, बताते हैं। इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं। क्या नोट करना है सर, खचपच मचा दिए। नोट बस इतना ही ध्यान रखना है कि हर्बेरियम के अंदर डेड प्लांट्स मिलते हैं। डेड प्लांट्स को कैसे रखा जाता है, डेड प्लांट को पहले लाया जाता है, प्लांट्स कट, इसके बाद क्या किया जाता है, प्लांट को काट के लाया जाता है, कट किया जाता है, उसको ड्राइड एंड पेस्ट, सुखाया जाता है और उसको पेस्ट किया जाता है, मतलब चिपका दिया जाता है पेपर पे, और जिस सीट पे चिपकाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हर्बेरियम सीट बोलते हैं। समझ में आ गया, मिटा दें, चलो नोट कर रहे हो ना, साथ साथ में नोट करते रहना। मिटता बहुत देर पे, भिगाना पड़ेगा इसको।
छूटा क्या था, नोमेनक्लेचर वाला में छूटा क्या था, बस 2 को वर्ड छूटा था, ICBN ICZN, बस यही दोनों छूटा था नोमेनक्लेचर वाला में, नोमेनक्लेचर जहाँ पे पढ़े थे। बस इन दोनों का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और इसका फुल फॉर्म होता है ICZN का इंटरनेशनल, नेशनल में एल छोटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, याद रहेगा। मतलब ये दोनों संस्था है, ये दोनों एक प्रकार का संस्था है, ठीक है, जो क्या करती है, जो इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किनको देना पड़ता है, इनको देना पड़ता है, ठीक है, और यही सब उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं उसका। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 2 वर्ड जो है ना, फॉर और ऑफ, इसमें ध्यान रखना है, फंसाता यहीं पे है, ठीक है। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर, बोटैनिकल में 4 है, जूलॉजिकल में ऑफ है, इसे याद रखना है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें ऑफ आया है और इसमें 4 आया है, ये ध्यान रखना है, फंसा देता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखें, अब हम लोग को पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल एड्स में चारों चीज पढ़ लिया हमने। एक वर्ड बताए थे एक C2 कंजर्वेशन, वो थोड़ा सा डिस्कस कर दें, क्या होता है एक C2 कंजर्वेशन, और एक और वर्ड होता है इन situ कंजर्वेशन, इन situ कंजर्वेशन, दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वो पहले समझा ही नहीं रहे, दूसरा वर्ड घुसा दिए हैं। ये दोनों होता है क्या, एक C2 कंजर्वेशन और इन situ कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्वेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना, बचाना, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना। तो एक C2 कंजर्वेशन जो होता है, किसी चीज को उसके नेचुरल जगह से कहीं दूसरे जगह पे ले जाके बचाना, इसको बोलते हैं एक्स C2 कंजर्वेशन। जैसे एग्जाम्पल ये ले लो कि कोई जानवर है जिसको हम लोग अपने घर में रखें, मान लो कोई खरगोश वगैरह लाए, उसको हम लोग घर में रखें, और हमारे घर में मतलब 2-4 बिल्लियां भी पहले से, खरगोश नहीं चूहा रख लो, हाँ 2-4 बिल्लियां पहले से, चूहे को जीने देंगे क्या, नहीं देगी ना। तो उस चूहे को कंजर्व करने के लिए हमको घर से कहीं दूसरे जगह लेके जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि घर में भी कंजर्व कर ले। तो घर से अगर कहीं दूसरे जगह ले जाके उसको बचा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स C2 कंजर्वेशन। अगर घर में ही उसको बचा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन situ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हम बोटेनिकल पार्क और जूलॉजिकल पार्क को एक्स C2 कंजर्वेशन क्यों बोले, जूलॉजिकल पार्क को एक्स C2 कंजर्वेशन क्यों बोले, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क जो चिड़ियाघर होता है, वहाँ पे हमेशा जीवों को दूसरे जगह से लेके आया जाता है और यहाँ पे उसको सुरक्षा दी जाती है। तो वो जीव का वो नेचुरल हैबिटेट थोड़ी ना है, वहाँ पे तो जीव कहीं दूसरे जगह से लाए गए हैं और यहाँ पे उसको सुरक्षा दिया जा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्स C2 कंजर्वेशन। बोटेनिकल गार्डन में भी प्लांट्स को दूसरे जगह से लाके वहाँ पे लगाया जाता है और वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। बोटेनिकल गार्डन भी कैसा कंजर्वेशन हो जाएगा, एक्स C2 कंजर्वेशन। तो सर इन situ कंजर्वेशन का एग्जांपल दीजिए। इन situ कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, ये सब होता है इन situ कंजर्वेशन का एग्जांपल। ये सब जो होते हैं ना, इन्हीं के जगह पे, मतलब कि ये सब कुछ नहीं होता है, जंगल को ही बाउंड्री कर दिया जाता है, सब कहीं दूसरे जगह बनाया नहीं जाता है, ये सब सिर्फ जंगल को ही बाउंड्री कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। उस बाउंड्री के अंदर
क्या किया जाता है, उस बाउंड्री के अंदर प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है, सरकार का नियम कानून लागू कर दिया जाता है कि उस बाउंड्री के अंदर कोई भी शिकार नहीं करेगा। शिकार नहीं करेगा मतलब वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहेंगे। समझ में आ गया इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। चलिए आगे हम लोग को और भी अभी पढ़ना है। हम लोग का टैक्सोनॉमिकल एड जो पढ़े थे नोट कर लीजिए उसको जल्दी से। हो गया, मिटा रहे उसको। टैक्सोनॉमिकल एड में 4 चीज खत्म हुआ। कौन कौन सा? हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। ये 4 चीज खत्म हुआ। हम लोग को और पढ़ना क्या क्या है? हम लोग को पढ़ना है की। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? की के बारे में पढ़ेंगे। की क्या होता है? की मीन्स चाबी। सर पढ़े थे बचपन में, बहुत पढ़े हैं सर। की मीन्स चाबी, लॉक मीन्स ताला। ये सब तो पढ़ के भर दिए। यहाँ पे वो की नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट की है। ठीक है, की का मतलब होता है, यहाँ पे की का मतलब है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ये क्या है? स्टेटमेंट्स का एक लिस्ट है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का एक लिस्ट है। जो स्टेटमेंट क्या करेगा? ये स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये स्टेटमेंट क्या करेगा? एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिज्म कर दो। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट के लिस्ट को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। की बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसके फॉर्म में पाया जाता है? These statements are present in the form of कपलेट। कपलेट के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है? कपलेट के फॉर्म में पाया जाता है। उधर दिख रहा है COUPLET, कपलेट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स है ये किसके फॉर्म में पाया जाता है? कपलेट के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये कपलेट क्या होता है? कपलेट जो होता है ये पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। कपलेट्स, ये कपलेट जो होता है पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब ये स्टेटमेंट्स पेयर में पाया जाता है। 2 स्टेटमेंट, हर जगह पे कितना स्टेटमेंट पाया जाएगा? 2 स्टेटमेंट पाया जाएगा। और वो पेयर में जो स्टेटमेंट पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? कपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स का हर ये जो कपलेट है, इस कपलेट का हर एक स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट इन दिस कपलेट, ईच स्टेटमेंट इन दिस कपलेट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको? लीड। इज कॉल्ड लीड। इस स्टेटमेंट के अंदर इस कपलेट के अंदर जो दोनों का दोनों स्टेटमेंट होगा, इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट होता कैसा कैसा है? ये स्टेटमेंट होता कैसा कैसा है, इसके लिए एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कपलेट्स में कितना स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है। पेयर ऑफ स्टेटमेंट मतलब 2 स्टेटमेंट आएगा। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या ये करेगा क्या? स्टेटमेंट का काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लेके आएंगे तो उसके लिए क्या देखेंगे? स्टेटमेंट्स देखेंगे। लिस्ट है ना, स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो हर कपलेट में कितना? 2 स्टेटमेंट मिलेगा। तो उसमें से एक एक्सेप्ट होगा, मतलब एक हमारे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता होगा और एक हमारे ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता जुलता होगा। ठीक है, इसीलिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और एक स्टेटमेंट रिजेक्ट किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल देखो क्या है। एग्जांपल के लिए मिटाना पड़ेगा इसको, नोट कीजिए। कपलेट समझ में आया है? पेयर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के लिस्ट को की बोलते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट को की बोलते हैं। ठीक है, और पेयर ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि जब स्टेटमेंट में पेयर में पाया जाता है तो उसको कपलेट बोलते हैं, और इस कपलेट में हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। इतना याद रखना है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसको मिटा के इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत।
सुनिए एग्जाम्पल क्या, स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कपलेट दिया गया है, ये क्या है कपलेट लिख रहे हैं, फर्स्ट कपलेट जो है, फर्स्ट कपलेट में दो स्टेटमेंट आएगा, ये फर्स्ट कपलेट है, फर्स्ट कपलेट में दो स्टेटमेंट दिया गया है, ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, और इस कपलेट में दो स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है, कि ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर। मतलब हम लोग जब कोई ऑर्गेनिज्म लेके आएंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, जिसका हमको पहचान करना है, वो ऑर्गेनिज्म लेके आएंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म को बारे में यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे जो लिखा गया है वो हम चूज करेंगे। मान लो कि हमने जो ऑर्गेनिज्म लेके आया वो कैसा है, वो कैसा है, और वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, ठीक है। इसके आगे में लिखा होता है अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो आप कपलेट 2 पे जाइए। अगर आपका ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है तो कपलेट 3 पे जाइए, गो टू कपलेट 2। अगर आपका मल्टीसेलुलर है तो गो टू कपलेट 3, ठीक है। यहाँ पे 2 में क्या दिया गया, 2 में दिया गया है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। सिंपल सी बात, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ और कैसा जीव है, यूनिसेलुलर जीव है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ तो वो हो जाता है प्रोटिस्टा, वो क्या हो जाएगा प्रोटिस्टा, और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट हुआ तो वो हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा सर ये फिर समझ में नहीं आया, मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हम बताए थे ना किंगडम, जब बताए थे तो 5 किंगडम बताए थे, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमलिया, 5 किंगडम बताए थे ना। वही 2 किंगडम का नाम आ गया है यहाँ पे। पहला किंगडम मोनेरा, जिसका जो सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और उसके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाएगा, वैसे भी यूनिसेलुलर फॉर्म में ही पाया जाता है जिसके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो कौन होगा, मोनेरा होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कौन होगा, प्रोटिस्टा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसको याद रखो थोड़ा सा कि जिसमें वेट करो, हाँ क्या बोले थे कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो होगा प्रोटिस्टा, वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है लेकिन उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो हो जाएगा मोनेरा, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो समझ में आ गया, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ तो हम कपलेट 2 पे गए, और 2 पे जाने के बाद हमको पता चल गया कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, मोनेरा है कि प्रोटिस्टा है। और अगर वो ऑर्गेनिज्म जो हम ढूंढ के लाए हैं वो मल्टीसेलुलर है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कपलेट 3 पे। कपलेट 3 क्या लिखा गया है, कपलेट 3 यहाँ पे दिया गया है। कपलेट 3 जो दिया गया है वो है कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लांट हो जाएगा, वो प्लांट हो जाएगा। और अगर वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक है तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कपलेट 4 पे। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कपलेट 4 पे, गो टू कपलेट 4। कपलेट 4 में 2 तरह का लिखा होगा, कपलेट 4 में भी 2 स्टेटमेंट मिलेगा, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, मतलब चलने फिरने वाला है कि चलने फिरने वाला नहीं है। अगर चलने फिरने वाला है, मोटाइल है ऑर्गेनिज्म, अगर जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो अगर मोटाइल है तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। और अगर वो नॉन मोटाइल है तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, ओह सॉरी प्लांट, फंगस हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये क्या है कि ये कपलेट दिया गया है, कितना 4 कपलेट है, टोटल 4 कपलेट है, हर कपलेट में 2 स्टेटमेंट होता है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। मान लो हम कोई ऑर्गेनिज्म लेके आए हैं, वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहले ऑर्गेनिज्म लेके आए हैं तो वो देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म देख के हमको पता चला कि वो कैसा मल्टीसेलुलर है तो किस स्टेटमेंट को देखेंगे, मल्टीसेलुलर वाले में।
अब देखेंगे उसके आगे क्या लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा गया है कि आप कपलेट 3 पे जाइए, ठीक है। कपलेट 3 को देखिए। कपलेट 3 में जब गए, तो कपलेट 3 में भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कपलेट 3 में 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑटोट्रॉफिक है आपका, आप जो ऑर्गेनिज्म लेके आए हैं वो ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। तो हमको पता चला उसके बारे में कि वो हेटेरोट्रॉफिक है। वो कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक है तो हेटेरोट्रॉफिक है तो वो कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है कि आप कपलेट 4 में जाइए। कपलेट 4 में गए तो पता चल रहा है, कपलेट 4 में गए तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखा गया कि मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। तो हमको पता चला कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटाइल है, वो चल फिर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। पता चल गया ना, इन्फॉर्मेशन मिल गया ना उसका इन्फॉर्मेशन मिल गया ना। अब और उसके बारे में और फर्दर आइडेंटिफिकेशन चाहिए, फर्दर उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में फिर एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के लिए और मैनुअल्स होता है बहुत सारा, मैनुअल्स, उसके अंदर देख लेंगे एनिमल्स कौन सा एनिमल है ये, ठीक है। कि समझ में आया ना कि उसका यूज कैसे करना है, वो समझ में आया। अगर ये नहीं समझ में आया कि सर न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट क्या हो रहा है, हेटेरोट्रॉफिक मोटाइल नॉन मोटाइल क्या हो रहा है, हम 9th नहीं पढ़े हैं सर, 10th नहीं पढ़े हैं सर अच्छे से, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब सेल बायोलॉजी जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे सब पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, तो वो सेल क्या होता है। और कुछ चीज़ें तो अगले चैप्टर में ही जस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दो तीन को जो वर्ड बोले थे कौन कौन सा? फ्लोरा, फाउना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटालॉग। उसका डेफिनेशन लिख देते हैं और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई ज़्यादा तोप है नहीं, ठीक है। पहला फ्लोरा जो है ना, ये वर्ड प्लांट्स के लिए है। ये किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। अगर किसी एरिया में सारे प्लांट्स के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सा वर्ड यूज कर लेंगे, फ्लोरा ऑफ दिस एरिया, ठीक है। सारे प्लांट्स के बारे में, अगर किसी एरिया के सारे प्लांट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या बोल देंगे? फ्लोरा ऑफ दिस एरिया। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। इट contains actual account of, उधर दिख रहा है ना, actual account of habitat and distribution of plants, actual account of habitat and distribution of plants present in an area। किसी एक एरिया में प्रेजेंट सारे प्लांट्स के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिस बारे में अगर किसी चीज़ में दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। मान लो कि फ्लोरा है कोई एक बुक है या कोई एक बर्ड है, या बुक ही समझो। फ्लोरा है कोई बुक है जिस बुक के अंदर क्या दिया गया है? एक एरिया में रहने वाले सारे प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का जानकारी दिया गया है इस बुक में। इस बुक को क्या बोलेंगे? बुक ऑफ फ्लोरा, ठीक है। ये एरिया बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो उस बुक पे डिपेंड करेगा, ठीक है, या उस एरिया पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद क्या है? फाउना। बस ये यहाँ पे जो दो वर्ड जो है ना, फ्लोरा और फाउना, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो ये दोनों वर्ड बस ध्यान रखना है। और बाकी ज़्यादा मच नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो कि नहीं समझ में आ रहा है। बस याद क्या रखना है कि फ्लोरा वर्ड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है और फाउना वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। कौन से प्लांट, कौन से एनिमल? किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है। और किसी एक एरिया में पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? फाउना वर्ड यूज किया जाता है। फाउना किसके लिए? एनिमल्स के लिए। सिंपल, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। और है मैनुअल्स। फिर कौन सा है? मैनुअल्स जो होता है, ये क्या होता है? स्पीसीज का नाम का लिस्ट होता है। बहुत सारे स्पीसीज के नाम का एक लिस्ट होता है। किसी एक एरिया में मान लो कि कोई एक एरिया ले लेते हैं, जैसे कौन सा एरिया ले ले, कोई एक शहर का एरिया ले लेते हैं, जैसे पटना, बिहार का राजधानी पटना। ये एक शहर है,
तो इसका एक अपना एरिया होगा, पटना का एक क्षेत्र, इस पटना क्षेत्र का एक एरिया होगा अपना, ठीक है। तो इस पटना क्षेत्र में जितने स्पीसीज पाए जा रहे हैं, इस पटना क्षेत्र में जितने भी स्पीसीज पाए जा रहे हैं उसका एक लिस्ट बना होगा, उसका एक लिस्ट बनाए। अगर सारे स्पीसीज का एक लिस्ट बनाए तो उसी लिस्ट को क्या बोलेंगे, मैनुअल्स बोलेंगे। लिस्ट ऑफ स्पीसीज ये होता क्या है, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया। किसी एक एरिया में प्रेजेंट वो सारे स्पीसीज के नामों का लिस्ट को क्या बोलेंगे, मैनुअल बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एनसीईआरटी में ये सब का नाम दिया गया। ये होता क्या है एक्चुअली में, ये बताया है थोड़ा थोड़ा करके, बट उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे समझ लो मोनोग्राफ। ये मोनोग्राफ क्या होता है मोनोग्राफ होता है, मोनोग्राफ भी एक तरह का बुक ही है। मैनुअल भी क्या है, एक लिस्ट है, एक बुक है, बुक ही तरह का समझो, बुक ही के जैसा समझो, ठीक है। मोनोग्राफ भी एक तरह का बुक है जिसमें किसी एक टैक्सोन के बारे में डिटेल्स दिया होता है। क्या दिया होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सोन। वैसा बुक या वैसा बुक जिसके अंदर किसी एक टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। टैक्सोन क्या होता है, कैटेगरी, कोई भी एक कैटेगरी, जैसे स्पीसीज हो गया या फिर जीनस हो गया, कोई भी एक कैटेगरी ले लो, 7 कैटेगरी हमने पढ़ा है, उसमें से कोई भी एक कैटेगरी ले लो तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोन बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या होता है, मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनो वर्ड जहां भी मिले उसका मतलब क्या होता है, वन, ये ध्यान रखना। मोनोग्राफ के अंदर क्या होगा, किसी एक टैक्सोन के बारे में, कोई भी एक कैटेगरी, टैक्सोन कैटेगरी, देखो टैक्सोन कैटेगरी और जो भी चीज बोलते हैं रैंक, टैक्सोन इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, कैटेगरी, या इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं रैंक, ठीक है। टैक्सोन बोलो, कैटेगरी बोलो, रैंक बोलो, बात एक ही है। तो किसी भी एक कैटेगरी के बारे में अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन दिया गया और सिर्फ एक ही कैटेगरी के बारे में वो इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। कैटालॉग जो होता है ना, कैटालॉग के बारे में देख ही लेते हैं, कैटालॉग क्या होता है। कैटालॉग, ये कैटालॉग जो होता है ये एक मैगजीन की तरह होता है। देखते हो ना, किसी एक मैगजीन में हर पन्ने पे कोई नया नया चीज़ दिया रहता है, तो कैटालॉग भी उसी की तरह होता है कि वो मैगजीन में उसके बारे में मैगजीन की तरह होता है, जिस कैटालॉग के बुक में किसी एक चीज़ के बारे में दिया जाता है, किसी भी एक जीव के बारे में, स्पेसिफिक किसी एक जीव के बारे में दिया जाता है या फिर उस स्पीसीज के बारे में दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटालॉग। समझ में आ गया है। ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया, ये हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया टोटल, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आशा तो था कि आज ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये लेक्चर भी देख रहे हो कितना लंबा हो गया। तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2, ठीक है। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद फिर प्लांट किंगडम आएगा, एनिमल किंगडम आएगा, या फिर उससे पहले अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मेरे हिसाब से रहने देते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम जो भी है पढ़ना आसान हो जाएगा। हमको तो सबसे पहले वही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी महान है। पढ़ के हमको समझ में आया, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ में आया है। समझ में ये आया है कि लाइफ क्या होता है, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सारा चीज़ समझ में आया है, ठीक है। अब यहाँ से जब लाइफ के बारे में पढ़ लिए हैं तो अब जंप करते हैं कहाँ, क्या पढ़ने वाले, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। कल से सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट कितना में, यूनिट 3 में है सेल बायोलॉजी यूनिट 3 में है। यूनिट 3 का 8 चैप्टर है सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, चैप्टर 8। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना भूलिए मत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप
पूरा वीडियो देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है।